जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टडी कर रहे थे और उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन हो रही थी। अब इस सिस्टम में हम मुख्तलिफ पार्ट्स का रोल पढ़ चुके हैं। ओरल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम और जजिनम। और जजिनम तक आते आते फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुकी है कि फूड में जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जैसे लिपिड्स, प्रोटीन्स, स्टार्च वगैरह वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुके हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुकी, स्टार्च ग्लूकोज में और लिपिड्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब ये डाइजेस्टेड फूड पहुंच चुकी है इलियम में। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है और इसके अंदर कोई फूड डाइजेशन नहीं होती है। यहाँ से सिर्फ डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब किया जाएगा। अब अब्जॉर्प्शन का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये दो लेवल्स पे हो रही है। पहले इलियम में से डाइजेस्टेड फूड ब्लड या लिम्फ में एंटर होगी, फिर वहाँ से बॉडी के डिफरेंट सेल्स में एंटर होगी। और जब ये डाइजेस्टेड फूड बॉडी सेल्स में एंटर हो जाएगी तो बॉडी सेल इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। वो सेल की ग्रोथ हो सकती है, सेल का रिपेयर हो सकता है, कोई एनर्जी प्रोडक्शन हो सकती है और इस यूटिलाइजेशन को एसिमिलेशन भी कहा जा सकता है। अब इलियम जो है इसमें क्या ख़ास बात है? इसके क्या ऐसे फीचर्स हैं कि सिर्फ यहाँ पे ही डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब होती है? उन फीचर में से फर्स्ट फीचर है कि ये हाईली कॉइल्ड होती है। इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और ये कॉइल्ड फोल्डेड होकर हमारी एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है। इसके अलावा इलियम की इनर सरफेस पे आपको बहुत सारी रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आती हैं और इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सर्कुलर फोल्ड का नाम देते हैं। और सर्कुलर फोल्ड्स के ऊपर फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम वेलाई का नाम दे सकते हैं। और फिर इन वेलाई के ऊपर फर्दर प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको माइक्रोवेलाई कहा जाता है। तो इलियम हाईली कॉइल्ड है, इनर सरफेस पे रिंग्स बनी हैं, सर्कुलर फोल्ड, सर्कुलर फोल्ड के ऊपर वेलाई हैं, वेलाई की सरफेस के ऊपर माइक्रोवेलाई हैं। और इन चारों की वजह से इलियम का सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया है। यहां से फूड अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सकती है। तो ये इलियम के वो स्पेसिफिक फीचर हैं जो हमारे गट में किसी और पार्ट में मौजूद नहीं, इसलिए मैक्सिमम फूड डाइजेशन इलियम में ही होगी। अब इसको अगर हम मजीद डिटेल से इंटरनल स्ट्रक्चर पर लेवल पे जाके देखें तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इसको आप सर्कुलर फोल्ड की सरफेस समझिए और इसके ऊपर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है इसको हम वाइलस कहेंगे। थोड़े से इंटरवल के बाद फिर इसी तरह एक और वाइलस है और ये वेलाई इतनी ज़्यादा तादाद में है कि इलियम की इनर सरफेस वेलवेट लाइक महसूस होती है। अब हर वाइलस की अपनी बाउंड्री सेल्स पर मुश्तमिल है और इन सेल्स को एपिथेलियम सेल कहा जाता है या सिंपल आप इसको एपिथेलियम भी कह सकते हैं। और एपिथेलियम सेल के ऊपर ये रेड कलर की जो प्रोजेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं, इन रेड कलर की प्रोजेक्शंस को हम माइक्रोवेलाई का नाम देते हैं। वाइलस के इर्द गिर्द जो एपिथेलियम है, एपिथेलियल सेल से फिर ये प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं
जिनको हम माइक्रोविलाई कह रहे हैं। अब वाइलस के अंदर एक बड़ी वेसल आपको मिलेगी जो कि एक्चुअली ब्लड वेसल नहीं है बल्कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। इस वेसल को हम लैक्टियल कहते हैं। फिर इस लैक्टियल के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क आपको मिलेगा। अब यहां पे ये लैक्टियल और ब्लड कैपिलरीज किस मकसद के लिए हैं? फूड अब्जॉर्प्शन के लिए। अब यहां पे अगर आप एक सिंगल एपिथेलियम सेल को देखें तो एक सिंगल एपिथेलियम सेल आपको ये नजर आएगा। ये हर सेल की तरह इसमें न्यूक्लियस भी है, तमाम ज़रूरी ऑर्गेनेलीज भी हैं। अब इस सेल की सरफेस पे माइक्रोविलाई जो एक्चुअली ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हैं वो आपको ऐसे नज़र आ रही हैं। ये फाइब्रस नहीं है बल्कि ट्यूब्यूलर हैं, ये हॉलो प्रोजेक्शंस हैं ये। अब एपिथेलियम सेल के ऊपर जो माइक्रोविलाई हैं उस वजह से सेल की अपीयरेंस ब्रश लाइक नज़र आती है, इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर सेल भी कहा जाता है कि इसकी सरफेस पे एक टूथ ब्रश की तरह इसके ऊपर बहुत सारे फाइबर्स निकले हुए हैं, इसके ऊपर बहुत सारी प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं और इन माइक्रोविलाई का अब्जॉर्प्शन में बहुत अहम रोल है जो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम इस तरह से बताएं कि ये एपिथेलियम है वाइलस की और इसके ऊपर ये ट्यूब्यूलर जो स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं ये माइक्रोविलाई ये, और ऊपर ल्यूमन है जहां पे ये डाइजेस्टेड फूड मौजूद है। अब इस डाइजेस्टेड फूड में ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी हैं, फैटी एसिड भी हैं और ग्लिसरॉल भी है। अब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और स्मॉल साइज के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये माइक्रोविलाई के ज़रिए एपिथेलियम सेल में एंटर होते हैं, वहाँ से फिर ये ब्लड कैपिलरी में एंटर होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक जा पहुँचते हैं और सेल फिर इनको असिमिलेट कर लेते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए इनको यूटिलाइज करते हैं। अब ये मैकेनिज्म क्या होगा? ये मैकेनिज्म पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है यानी विदाउट यूज ऑफ एटीपी एनर्जी, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि ब्लड के अंदर पहले इन कंपाउंड की क्वांटिटी कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है। सपोज अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहले से ही हाई कंसंट्रेशन में है और मज़ीद ग्लूकोज यहाँ पे अब्जॉर्ब होना है तो फिर इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म यूज़ किया जाएगा। और अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी कम है, ल्यूमन में इलियम के अंदर ग्लूकोज हाई कंसंट्रेशन में है, तो फिर हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ अब्जॉर्ब होने के लिए एटीपी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, फिर इसको आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अब यहाँ पे मसला है उन फैटी एसिड का जिनका साइज बड़ा साइज है, जिनमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं, वो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी में एंटर नहीं हो सकते। मालिक्यूल का साइज बड़ा है और ब्लड कैपिलरी की वॉल पे जो पोर्स हैं उनका साइज छोटा है, तो लार्ज साइज के फैटी एसिड की अब्जॉर्प्शन का पैटर्न अलग होगा। लार्ज साइज के फैटी एसिड आना ब्लड में ही है लेकिन डायरेक्ट ब्लड में एंटर नहीं होंगे, उनका रास्ता लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आएगा। वो कैसे? लार्ज साइज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल माइक्रोविलाई में आएंगे, माइक्रोविलाई से एपिथेलियम सेल में आएंगे। अब एपिथेलियम सेल में फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का रिएक्शन होगा, अगेन लिपिड बनेगा और एपिथेलियम सेल में से लिपिड मॉलिक्यूल लैक्टियल में एंटर होंगे, वेसल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लैक्टियल में लिपिड्स और प्रोटीन का रिएक्शन होगा और लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स बन जाएंगे और इन लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स को हम काइलोमाइक्रोन भी कह सकते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज काइलोमाइक्रोन। अब ये लैक्टियल वेसल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगी। देखिए इलियम के अंदर बेशुमार वेलाई हैं और वेलाई में से निकलने वाली लैक्टियल्स एक जगह पे फ्यूज हो जाएं
तो फिर एक बड़ी वेसल बन जाती है लिम्फ वेसल। अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट में से जितनी भी लिम्फ वेसल्स आ रही हैं ये सारी चेस्ट कैविटी में आके फ्यूज हो जाती हैं और एक बड़ी वेसल बन जाती है, दैट इज थोरेसिक लिम्फ डक्ट। इट मीन कि लैक्टिली में से आने वाले लिपोप्रोटीन लिम्फ वेसल में से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाएंगे? थोरेसिक लिम्फ डक्ट में। अब ये चेस्ट कैविटी के अंदर यहाँ पे शोल्डर के करीब ये थोरेसिक लिम्फ डक्ट एक ब्लड वेन के साथ अटैच हो जाती है और लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल ब्लड में पहुंच गए। अब ब्लड के अंदर एक एंजाइम होगा, लिपोप्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएंगी और लिपिड्स अलग होंगे। अब ये लिपिड बॉडी सेल में एंटर होंगे। अब बॉडी सेल्स इन लिपिड्स का क्या करेंगे? बॉडी सेल में एंटर होने के बाद इन लिपिड्स की फेट क्या होगी? इनका पर्पस क्या है? इनको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा? पहली ऑप्शन तो ये है कि सेल में एंटर होकर ये लिपिड सेल में स्टोर हो जाएंगे, स्पेशली अगर हम एडिपोज सेल की बात कर रहे हैं, हम लिवर सेल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये लिपिड स्टोर हो जाएंगे। या लिपिड सेल के अंदर जो ही एंटर होंगे इनको फिर फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर इनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी और फैटी एसिड से एनर्जी जनरेट की जाएगी। अब यहां पे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर कोई शख्स काफी लंबे अरसे से कार्बोहाइड्रेट फूड नहीं ले रहा, ग्लूकोज उसके सेल तक नहीं पहुंच रहा, और आपको पता है कि ग्लूकोज सेल का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, सेल बुनियादी तौर पे ग्लूकोज एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, और अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा सेल को तो हो सकता है इसी फैटी एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाए और ये ग्लूकोज एनर्जी जनरेट करे। इसका यह मतलब है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इस सारे सेटअप में विलाई के दरमियान आपको एक स्पेशल पोर्शन नजर आ रहा होगा जिसको मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, दैट इज नोन एज क्रिप्ट। अब क्रिप्ट जो है ये विलाई के दरमियान में एक एरिया है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मेरे हाथ की फिंगर ये विलाई है तो इनके दरमियान का ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या होगा? क्रिप्ट होगा, एरिया बिटवीन टू विलाई। और ये है किस पर्पज के लिए कि यहां पे कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होती रहती है क्रिप्ट में, और ये नए जो सेल बनेंगे वही सेल ये विलाई की एपिथेलियम बन जाती है। एपिथेलियम तो पहले भी मौजूद है, ये नए सेल ऐड करने की जरूरत क्या है? उसकी वजह यह है कि जब इलियम की ल्यूमन में से फूड गुजरती है तो वो विलाई के साथ रब करती है, फ्रिक्शन होती है और बहुत सारे एपिथेलियल सेल शट ऑफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। अगर इसी तरह ये सेल झड़ते रहे तो विलाई तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसका मतलब जितने सेल यहां पे शट ऑफ हुए हैं उतने ही सेल रीजनरेट करने हैं, और वो रीजनरेशन किस पोर्शन में हो रही है? क्रिप्ट में हो रही है। वहां से जो नए सेल बनेंगे फिर वो दोबारा विलाई के एपिथेलियम में आ जाते हैं और एपिथेलियम फ्रेश रहती है, रीजनरेटेड रहती है, कायम दायम रहती है और विलाई की स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होती। क्या फूड के तमाम कंपोनेंट विलाई में से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाते हैं? नहीं। फूड में जैसे डाइटरी फाइबर्स हैं, सेलुलोज फाइबर हैं, वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि उनकी कहीं पे डाइजेशन हुई नहीं। वो एज इट ही इलियम में से निकलकर लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। अब फर्दर हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात कल वाले लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।